नमस्कार दोस्तों, अरिहंत पढ़ाकू के अगले ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है और बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है दोस्तों। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर लॉन्च करे हैं और पहली बार बहुत सालों के बाद या शायद पहली ही बार सीबीएसई पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। जो पहला वाला पार्ट है वो आपका प्योरली एमसीक्यू है, जो आपके नवंबर दिसंबर में होने वाला है और उसके लिए सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है दोस्तों। तो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन हो गए लॉन्च किए हुए, तो मैं आप लोगों को फर्स्ट ओपिनियन दिखाना चाहता हूं। पेपर मैंने भी पहली बार ही देखा था, जब मैं ये पेपर सॉल्व करवा करके दिखाऊंगा आप प्यारे प्यारे बच्चों को। ठीक है दोस्तों, तो आइए पूरा का पूरा पेपर जरा सॉल्व करते हैं। उस पेपर में मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं कि आप लोग किस तरीके से शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहिए आपको। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं और थोड़ा सा क्रक्स में बता देता हूं मैं आपको दोस्तों कि सबसे पहली बात कि आप लोगों को, सारे के सारे बच्चों को थियरी जो है वो बहुत अच्छे से पढ़नी है और क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसी के बाद आप लोग एमसीक्यूज को क्रैक कर पाओगे। ये मत सोचना भाई कि चल 4 ऑप्शन है यार, एक तो आंसर मैं कर ही दूंगा ठीक, या एक तो तुक्का लग ही जाएगा सही। तुक्के के बेसिस में चलोगे दोस्तों तो नंबर भी तुक्के में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सीबीएसई का सैंपल पेपर तैयार हो दोस्तों? आइए स्टार्ट करते हैं सीबीएसई का अकाउंटेंसी का पूरा सैंपल पेपर नवंबर दिसंबर वाला। तो हियर वी आर दोस्तों, ये हम लोगों का स्क्रीन है और यहाँ पर सैंपल पेपर टर्म 1 2021-22 में अकाउंट्स का जो पेपर है वो वाला पार्ट है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो है वो कंपलसरी है, ये रहा पार्ट ए जो है, एक मिनट, पार्ट ए जो है बेटा वो कंपलसरी है सभी के लिए, चलिए ठीक है। पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है और पार्ट सी हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है। तो हम लोग तो भैया अभी पार्ट 3 नहीं कर रहे हैं, हम लोग का मेन फोकस है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं ध्यान से देखूं 40 नंबर का पेपर है, 90 मिनट्स हैं, चलिए ठीक है। ओके, सो हियर इट इज। पार्ट 1 के अंदर 3 सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए के अंदर 18 क्वेश्चंस है। ठीक है जी, तो पार्ट 1 के अंदर 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। इसके अंदर 1 से लेकर 18 क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वाले में 19 से लेकर 36 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 15 अटेम्प्ट करने। अच्छा, ऐसी बात है। तो मतलब इंटरनल चॉइसेस बहुत सारे हैं आपके पास, आप रैंडमली कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़िया। उसके बाद दे रखा है कि 15 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 में जो सी सेक्शन है आपके पास उसमें 37 से 41, ठीक है, 37 से 41 क्वेश्चंस है आपके पास और जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टनरशिप प्लस कंपनी वाला जो टॉपिक है ये वो वाला है। ठीक है, कुल मिला के 41 क्वेश्चंस है और 41 क्वेश्चंस में से मुझे अटेम्प्ट करने हैं 34 क्वेश्चंस। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो 7 क्वेश्चंस को मैं छोड़ सकता हूं। नाइस है यार। पार्ट 2 की अगर हम बात करें, पार्ट 2 में 2 सेक्शंस हैं, एक है सेक्शन ए, एक है सेक्शन बी। हमारे पास सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर 48 है और जिसमें से मुझे 5 अटेम्प्ट करने हैं और सेक्शन बी के अंदर 49 से लेकर 55 तक है, जिसमें से मुझे कोई 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कुल मिला के 11 क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने हैं 42 से लेकर 55 तक। तो इफेक्टिवली ये बनता है 11 क्वेश्चंस मुझे दोस्तों अटेम्प्ट करने हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के मुझे 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन में दे रखा, अच्छा सी पार्ट तो हमें अभी नहीं करना, तो सी पार्ट को छोड़ो। सारे क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स हैं। ओके फाइन, तो 45 क्वेश्चन के 40 नंबर हैं। चलिए बढ़िया। इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें कि, चलिए ठीक है, तो ये अब हमारा एनालिसिस है बेसिकली। तो कुल मिला के अगर आप देखें कि मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 55 तक है, तो सबसे पहली बात आपको दे रखा है, ये सब अटेम्प्ट करने से पहले इतना बता देता हूं, अगर आपके दिमाग में ये है दोस्तों कि यार कैसे भी कर लो एमसीक्यू ही तो है निकल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आपको एमसीक्यू के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ये मैं बच्चों को बार बार समझा रहा हूं। अब तो यार सीबीएसई की वो भी आ गई है, सैंपल पेपर भी आ गए हैं, तो देखते हैं पहले कि क्या क्वेश्चंस है। एक 18 क्वेश्चंस ही करने, अभी ट्राई करूंगा मैं कि 10 से 15 मिनट में इन क्वेश्चंस को मैं खत्म कर दूं दोस्तों। तो आइए जरा समझते हैं। गेन ऑब्लिक लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इज शेयर्ड बाय डैश, whereas in the case of admission it is shared by dash। तो दोस्तों चेंज इन रेशियो के टाइम पर तो
भाई सारे पार्टनर्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, और जब भी एडमिशन होता है उस टाइम पर जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उन पे शेयर हम लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली द आंसर इज बी, ऑल पार्टनर्स एंड ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि आपको पॉइंट्स के हिसाब से, आपको आंसर्स के हिसाब से समझना पड़ेगा, आप रट्टा नहीं मार सकते, आपको आंसर्स के हिसाब से समझना पड़ेगा दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जरा। Calculate the amount of second and final call on which Abhijit Limited issued equity shares of rupees 10 each at a premium of 40% payable as। यार एप्लीकेशन में 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट में कुल मिला, अच्छा एक मिनट, फर्स्ट कॉल है और हमारे पास सेकंड कॉल है, कुल मिलाकर 10+4 का हमारा शेयर बनता है। समझ रहे हो ना, 10 रुपए का शेयर है, 40% का प्रीमियम है, तो 10+4 का शेयर बना। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता दोस्तों तो आपको पता है अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम का पैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1+4 ये आ गया आपके पास 2 रुपीज, तो फर्स्ट कॉल आपके पास आएगा 4 रुपए का। सो दी आंसर इज बी अगेन। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट सब पता होने चाहिए दोस्तों आपको। नेक्स्ट पॉइंट, Anish Limited issued a prospectus inviting applications for 2,000 shares. Applications were received for 3,000 shares and pro rata was made to the applicants of 2,400 shares. If Dhruv have applied, if Dhruv is allotted 40 shares, आपको बताने कि उसने अप्लाई कितने के लिए। भाई 2400 को मैंने 2000 दिए हैं, मतलब रेशियो बना है 6:5, तो इसलिए ऑब्वियसली द आंसर इज 48। कैसे 48 भाई, 6:5 है तो 40 × 6/5 ये फॉर्मूला है। मैं जनरली क्लासेस में फॉर्मूला नहीं रटवाता, जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वो तो कह रहे होंगे सर बहुत टाइम लगा दिया आपने इसमें, बट स्टिल इसको मैं दिमाग में करवाता हूँ। 6:5 का मतलब जिसने 6 के लिए अप्लाई किया उसको 5 शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो जिसको 40 अलॉट हुए हैं उसने 48 के लिए अप्लाई किया होगा दोस्तों। और फॉर्मूला भी बता दिया है मैंने आपको, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो एक क्वेश्चन में 1 मिनट ही लग रहा है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप इससे भी कम टाइम लगाएं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि मुझे पता है कि एक क्वेश्चन में आप 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं, लेकिन अभी अपनी जो स्पीड है दोस्तों उसको बढ़ाइए, स्पीड पे काम करिए, कैलकुलेशंस पे काम करिए, कैलकुलेटर्स को अवॉइड करिए, और बस यार ये ऐसे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अगला है मेरे पास, अम्बरीश लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each. Of these 1,98,000 shares were subscribed. The amount is payable as ₹3 on application, 4 on allotment and the balance on first call. तो मतलब वो भी 3 रुपए ही हुआ, तो लिख लेते हैं 3 4 3 करके पैसे मंगवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद if a shareholder holding 3,000 shares has defaulted on first call, what is the amount of money received in first कॉल। भाई 3,000 लोगों ने आपको पैसे नहीं भिजवाए हैं, तो आपको बताना है कि फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मिले हैं। अरे भाई एक बात बताओ, अब 2 लाख तो किसी काम का नहीं है, 1,98,000 में से 3,000 वाले ने आपको पैसे नहीं भिजवाए, तो कुल मिला के 1,95,000 वालों ने आपको 3 रुपए भिजवाए हैं। आंसर इज 5,85,000। इज इट क्लियर दोस्तों? तो इतने स्मार्टली आपको काम करना है। वो रटने वाला जमाना खत्म हो गया है दोस्तों, कि जब आपको मास्टर लोग रटवा दिया करते थे, बेटा ये एंट्री रट ले, एग्जाम में तेरे 8 में से 4 तो आ ही जाएंगे। वो वाला जमाना खत्म हो गया है दोस्तों। अब आपको कॉन्सेप्चुअली समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअली पकड़ना पड़ेगा, और पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ये मत सोचना कि मैं अगर 500 एमसीक्यू कर लूंगा मेरा काम खत्म, क्योंकि मैं कह रहा हूं 5,000 एमसीक्यू कर लो, उसके बाद भी चांस है कि कुछ अलग सा, कुछ नायाब सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं जरा। व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स? ठीक है, forfeiture, default of calls, reissue of shares, amount transfer। नहीं, सबसे पहले तो बेटा डिफॉल्ट होता है, ये नंबर 1 होगा। उसके बाद forfeiture करते हैं हम, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट नहीं होता था कि उस सीक्वेंस बताओ, ये कुछ उस टाइप का क्वेश्चन है। उसके बाद री इश्यू होता है, उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर होता है, तो 2 1 2 1 ये रहा सी।
ठीक है, तो अब आपको सारे ऑप्शन नहीं देखने, बस आप पहले देख लो कि पहले आपके पास 2 है, फिर आपके पास 1 आ रहा है, तो भाई ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, और 2 के बाद यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है सी ऑप्शन है। तो थोड़ा स्मार्ट भी आपको चलना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। आइए जरा 6 क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। अरुण विजय आपके पास पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 5:1 के रेशियो में शेयर करते हैं। मशीनरी आपको दे रखा है, इफ द वैल्यू इज मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33 1/3%। दोस्तों आप में से जितने बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी, मतलब पूरी YouTube कम्युनिटी है वैसे थोड़ी बहुत, लेकिन आप में से जितने बच्चे मुझसे क्लासेस लेते हैं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बेटा एक बार बताना कि क्या हमने ये वाला पॉइंट क्लास में कर रखा है कि नहीं कर रखा, और कितनों को याद आया। आप में से जितनों को ये वाला पॉइंट याद है कि ये कौन सा वाला पॉइंट है, एक बार कुछ भी यार मेंशन कर देना कि ये कौन सा पॉइंट है, कौन से पेज में था, क्या इसके लिए चॉकलेट वगैरह क्लास में दिया था, ये सब पॉइंट है दोस्तों, प्लीज कर देना यार जरा कमेंट में, देखना चाहता हूं कि मेरे कितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट इज ओवर वैल्यूड बाय 33 1/3%, आपको बताना है कि नए बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी। तो दोस्तों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये जो आपको वैल्यू दे रखी है बेसिकली ये आपको दे रखी है 133 1/3%, या फिर आप इसको 4/3 वैल्यू भी कह सकते हो जो आपको दे रखी है 40,000। पॉइंट समझिए जरा, 33 1/3% कुछ नहीं होता बेटे, 1/3 होता है, ठीक है। तो अगर पूरे मशीनरी की वैल्यू 1 है और अगर 1/3 ज्यादा दे रखा है, मतलब प्लस 1/3 कर दिया, तो इसका मतलब है बैलेंस शीट की जो वैल्यू है वो 4/3 वैल्यू दे रखी है। तो 4/3 वैल्यू अगर 40,000 है तो टोटल एसेट की वैल्यू कितनी होगी, 40,000 इंटू 3/4 एंड द आंसर इज 30,000। इज इट क्लियर दोस्तों? बस इसे समझ लीजिए साहब, जो मेरे बुक में जो क्वेश्चन है दोस्तों वहां पर मैंने आपको इट इज ओवर वैल्यूड बाय 25% बताया था, तो दैट इज वो वाली वैल्यू 125% वाली वैल्यू, ठीक याद है, फर्नीचर की 125% वैल्यू अगर 35,000 है तो टोटल कितना था 28,000, ये सब हमने करा था क्लास में, कुछ कुछ वैसा ही सवाल है दोस्तों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सैलरी टू अ पार्टनर व्हेन द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में भाई साहब पैसे ट्रांसफर होंगे कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, गलत जवाब, लोन का तो कोई सीन ही नहीं है। डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, गलत जवाब, भाई पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, यार ये भी गलत है, ऑब्वियसली डी इज द आंसर। डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना कुछ भी उखाड़ दोगे, कॉन्सेप्ट नहीं पता ना उखड़ जाओगे बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं जरा, 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल रीड टू। अगर मैं एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता हूं तो क्या होगा भाई, लॉस होगा ना यार। गेन टू एग्जिस्टिंग, गलत जवाब। लॉस टू एग्जिस्टिंग, हाँ यार ये हो सकता है, लेकिन अभी सारे ऑप्शन पढ़ लो। नीदर गेन नॉर लॉस, ये गलत है, ये गलत है, आंसर इज बी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कितने फोकस के साथ पढ़ने, क्लियर रहो, थॉट्स को क्लियर रखो बेटा, और चीजें बड़ी आसान है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। ई एफ एंड जी आपके पास पार्टनर्स है, 3:3:2 हमारी रेशियो है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड जी ने, अच्छा ई एफ और जी 3 पार्टनर्स है। जी इज टू गेट अ मिनिमम ऑफ 80,000, अच्छा जी को 80,000 मिलने हैं, एंड एनी डेफिशिएंसी विल बी बोर्न बाय ई, ई उसको बियर करेगा, ठीक है जी। प्रॉफिट अगर है हमारे पास 3,12,000 का, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय ई। अबे यार अगर 3,12,000 है, इनको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, आखिरी वाले की बात करो, ये सिर्फ है बेटा 2/8 सब। अब आप फोकस मत करो, अब ये मत सोचो कि हाँ भाई पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, अब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो बस। ये अगर आप सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 2 3 4 7, 78,000 इसको मिल रहा है 78,000, लेकिन 80,000 की गारंटी थी, तो ऑब्वियसली बात है जी को 2,000 मिलेंगे ई से, तो आंसर इज डी। दैट्स इट दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं जरा। एट द टाइम, और दोस्तों जिससे भी आप पढ़ते हो, मुझसे पढ़ो किसी और से पढ़ो, जिससे भी पढ़ते हो, मेक श्योर उनसे रिक्वेस्ट करो या उनको ऑर्डर करो कि भाई ज्यादा से ज्यादा हमें एमसीक्यूज करवाओ।
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग। बेटे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 40,000, क्लेम दे रखा है 5,000 का। बेटे ये क्वेश्चन देख के आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि इतनी बार मैंने क्लास में वाला क्वेश्चन बच्चों को बता रखा है। दोस्तों रिजर्व है 40,000 का, लाइबिलिटी है, क्लेम है मेरे पास 45,000 का, इसका मतलब 5,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। और दोस्तों यही आंसर है, 5,000 डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री होती है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 40, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे 45 और 5,000 हम लोग रिवैल्यूएशन से डेबिट करेंगे। दोस्तों बहुत बार बता रखा मैंने आपको। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल advanced by him to the firm at a rate of. In the absence of partnership deed, the partner is entitled to an interest on the amount of additional capital advance. कमाल करता है भाई, कुछ नहीं मिलता भाई, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है आपको। 12th की बात करते हैं। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू में डिफर फ्रॉम द मार्केट वैल्यू। जो प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, इट माइट डिफर फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, इसलिए दोस्तों हम लोग रिवैल्यूएशन वगैरह करते हैं। दोस्तों चलिए, अभी तक तो सारे पॉइंट्स यार देखो सिंपल सी बात है, जिसने पढ़ाई करी होगी वो तो सोच रहा होगा कि भाई ये तो आसान है यार, हम तो यार रॉक करेंगे इस बार। जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी उसने तो खैर अब तक वीडियो ही बंद कर दी होगी कि चल यार छोड़ यार, क्या वीडियो देखनी है वाली, हमने तो पढ़ाई नहीं करी है। लेकिन अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों, अभी भी वीडियो देख रहे हो अगर आप लोग, और अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब चीजें तो यार मुश्किल लग रही है, तो दोस्तों I urge and I request you guys to just start studying as soon as possible. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे पढ़ाई करो भाई, किसी से भी पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई लिखाई अच्छे लेवल पे स्टार्ट कर। If average capital employed of a firm is 8 lakh rupees, average ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स इज 1,80,000 रुपए, एनआरआर 10% दे रखा है, गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अच्छा, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर 10%, ये हो गया 18 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लाख, आंसर इज 10 लाख। लो जी 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जिसको कॉन्सेप्ट आता है उसने तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया होगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आता वो बेटे किताबों के पन्ने पलट रहा होगा कि यार इसका फॉर्मूला क्या होता है ना। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं जरा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस of the Companies Act allows for an issue of shares at discount? एक केस होता है बस स्वेट इक्विटी के टाइम पर बस, एंड वही आंसर होगा ये रहा, पॉइंट नंबर सी, इशू एज स्वेट इक्विटी। सिर्फ आप स्वेट इक्विटी के टाइम पर अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। भाई होता क्या है ये, जब आप अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स इशू करते हैं एट अ डिस्काउंट, उसे कहते हैं स्वेट इक्विटी इशू। स्वेट का मतलब क्या बेटे, पसीने। एम्प्लॉइज अपने पसीने से कंपनी बनाते हैं, तो स्वेट के कारण आपको हम इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो भाई कई बच्चों को पता भी नहीं होगा क्या होता है सेक्शन 52, नहीं पता कोई बात नहीं, ये होता है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहां कहां यूज कर सकते हैं। 5 जगह यूज कर सकते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, for buyback of shares, for writing of discount on issue of securities, for writing of preliminary expenses, for payment of premium on redemption of debentures। ये 5 जगह होते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आप कहां यूटिलाइज नहीं कर सकते। अच्छा ये लो जी, यार यहां पर तो हम कर सकते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पर हम कर सकते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता, यहां पर हम कर सकते हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉस नहीं राइट ऑफ किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट पता है, फोड़ दिया होगा, कॉन्सेप्ट नहीं पता फूट जाओगे बेटा। आगे बढ़ते हैं जरा। नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व, उत्तरी नेट एसेट्स माइनस कैपिटल रिजर्व। बेटा बता देता हूं, नेट एसेट्स होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब आप में से जिस बच्चे ने कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ रखा होगा इन द केस ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, उसको पता होगा कि अब यार नेट एसेट्स होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आंसर दोस्तों है इसका परचेज कंसिडरेशन।
ठीक है, क्योंकि एसेट्स को आप डेबिट करते हैं, लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं, यहां पर आपके परचेज कंसिडरेशन आता है। अगर आपका डेबिट ज्यादा है तो यहां पर आप लिखते हैं कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट ज्यादा है तो आप लिखते हैं गुडविल। क्वेश्चन में बोला गया है कैपिटल रिजर्व है मेरे पास, तो दिस माइनस दिस विल ऑब्वियसली परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट के बिना नहीं समझ पाओगे भाई, ये कॉन्सेप्ट के बिना नहीं समझ पाओ। आइए दोस्तों गेम को आगे बढ़ाते हैं। 17th क्वेश्चन, काल्की एंड कुमुद हमारे पास पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। ऑन 1st April 2021 दे एडमिटेड, भाई साहब कौस्तभ, ओ तेरी बड़ा नाम, भारी नाम है यार, कौस्तभ as a new partner and new profit sharing ratio हुई 3:2:1। Goodwill of the firm is valued at 3,60,000 रुपए। कौस्तभ कैन नॉट ब्रिंग हिज गुडविल, ठीक है, अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी शेयर्ड क्रेडिटेड टू काल्की एंड कुमुद गुडविल। बड़ा आसान तो है यार, आपको सेक्रीफाइस मेड होता है बेटा, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आपको काल्की का दे रखा है, ओल्ड है 5/8 माइनस 3/6, डिनोमिनेटर में आ गया 24, ये हो जाएगा मेरे पास 15 माइनस 12, इसका मतलब है 3/24। और जो दूसरा है कुमुद, सॉरी यार राइटिंग खराब है लेकिन कॉन्सेप्ट काफी अच्छे हैं मेरे, 3/8 माइनस 2/6, आप इसे करोगे ये आएगा 24, दिस वुड बी लाइक 9 माइनस 8, मतलब कि 1/24। रेशियो आ गई बेटा 3:1। 3:1 में मैं शेयर कर दूंगा। कौस्तभ कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है ना, तो 3,60,000 का 1/6 हुआ 60,000 रुपए। 60,000 को मैं बांटूंगा 3:1 के रेशियो में, आंसर इज 45,000 एंड 15,000। ठीक है दोस्तों, बेसिक सा आसान सा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि प्रीमियम का पैसा हमेशा बढ़ता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कई बच्चे कहेंगे सर ये तो पैसा ला ही नहीं रहा, कोई बात नहीं बेटे, हम कौस्तभ के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा। 18th क्वेश्चन, सर्वेश श्रीनिकांत केतन, श्रीनिकेतन, अरे श्रीनिवास, ये तो मैं हूं भाई क्वेश्चन में, मैं तो इसको बोलने वाला था कि देखो कुछ कुछ मेरे जैसा नाम आ गया। अरे पहली बार मैंने अपना नाम देखा है दोस्तों किसी क्वेश्चन में, नाइस है, ठीक है, ये सीबीएसई का लेवल पर अच्छा है बेटे। तो सर्वेश, श्रीनिकांत और श्रीनिवास हमारे पास पार्टनर्स हैं, बस मेरी स्पेलिंग अलग है थोड़ी सी, ठीक है। पार्टनर्स है, 5:3:2 हमारी रेशियो है। श्रीनिकांत शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 1,50,000 रुपए है। आपको सर्वेश का प्रॉफिट बताना है। अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, एक बात बताओ, 3/10 शेयर अगर 1,50,000 है तो टोटल शेयर हो गया 1,50,000 इंटू 10/3। आप इसे सॉल्व करेंगे, आ गया 5 लाख। आपको सर्वेश का बताना है, सर्वेश का है इसका 5/10 मतलब 2,50,000। खत्म बात दोस्तों। एंगल एंड सर्कल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। बैलेंस शीट दे रखा है, फर्नीचर 2 लाख रुपए, स्टॉक 1,40,000, डेटर 162, क्रेडिटर 60 दे रखा है। स्क्वायर को आपने एडमिट कर लिया है एज अ न्यू पार्टनर, न्यू रेशियो इज 3:5। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,00,000 रुपए। अच्छा मुझे क्या करना है, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड वैल्यू, ओके ठीक है, तो बेसिकली मुझे कुछ भी नहीं, मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहिए। आइए दोस्तों समझते हैं। स्टॉक वाज वैल्यूड एट 1,00,000 रुपए, इसका मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू को मुझे 40 से कम करना है, तो स्टॉक यहां पर आ गया 40,000। जल्दी शॉर्टकट में जल्दी से करेंगे हम लोग काम। उसके बाद आपको दे रखा है कि क्रेडिटर्स 15,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। 15,000 के क्रेडिटर्स को पे नहीं करना, एक टाइप का गेन है मेरा। क्रेडिटर्स 15,000, डेटर्स 2,000 के इररिकवरेबल हैं, इसका मतलब है कि 2,000 के डेटर्स को मुझे खत्म करना है, डेटर्स 2,000। और उसके बाद प्रोविजन आपको बनाना है 10% का। बेटा 1,62,000 के डेटर्स थे, 2,000 के डेटर्स खत्म हो चुके, 160 के डेटर्स बचे हैं, तो प्रोविजन आएगा आपके पास 160 का 10%, 16,000। उसके बाद आपको दे रखा है एंगल्स शेयर ऑफ लॉस इन रिवैल्यूएशन 30,000 का है। बेटा ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल और सर्कल की जो रेशियो है वो 1:1 है। रिवैल्यूएशन लॉस की बात करी जाए, एंगल और सर्कल, एंगल में 30 आएगा तो सर्कल में भी 30 आएगा। सोच के देखिए, एंगल का लॉस दे रखा है 30,000 रुपए और इनकी रेशियो 1:1 है, तो एंगल का भी 30 का लॉस है और सर्कल का भी 30 का लॉस है। हाँ कि ना दोस्तों, तो दैट्स इट। ये हो गया मेरे पास 75,000, यहां पर आ गया 75,000। 75,000 में माइनस करूंगा तो 6 + 2 8 8 7
और यहां पर आ गया 17,000। तो एक बात बताइए, यहां पर 17,000 का मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आया हुआ है। क्वेश्चन कहता है आपको बताना है फर्नीचर की न्यू वैल्यू क्या है। भाई फर्नीचर की वैल्यू आप देख सकते हैं 17 से कम हो रही है। ऊपर फर्नीचर की वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपए, 17,000 से कम करना है तो इसका मतलब है कि माय आंसर इज 1,83,000। एकदम कूल तरीके से चलने का। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, यूट्यूब में है, इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, जब जब मन चाहे तब तब देख सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं जरा। आशा निशा आपके पास पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है बेटा 2:1। एक मिनट दोस्तों, हाँ, आशा और निशा आपके पास पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो है 2:1। कशिश को इन्होंने 1/4 शेयर के लिए एडमिट करा है, 1/8 गिफ्ट करा है आशा ने, रिमेनिंग वाज कंट्रीब्यूटेड बाय निशा। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000 रुपए। हाउ मच अमाउंट ऑफ गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू निशाज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है बेटा। यार एक बात बताओ, कशिश जो आ रही है वो 1/4 शेयर के लिए आ रही है, जिसमें से आशा ने 1/8 दे दिया। ठीक है, तो एक बात बताओ, निशा का सैक्रिफाइस कितना होगा? 1/4 माइनस 1/8, मतलब इसका भी 1/8 हुआ। आशा का सैक्रिफाइस 1/8, निशा का सैक्रिफाइस 1/8, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हुई 1:1। ठीक है दोस्तों, गुडविल जो है वो 40,000 का है। जो कशिश है वो आ रही है 1/4 शेयर के लिए, तो कशिश का शेयर ऑफ गुडविल हुआ बेटा, जो प्रीमियम है वो 10,000 का हुआ, उसको हम बांटेंगे 1:1 के रेशियो में, तो निशा का कैपिटल 5,000 रुपए। खत्म बात। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट का मतलब है वो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा है, वो परचेज्ड गुडविल की बात नहीं कर रहा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। 40,000 का 1/4 हुआ 10,000, उसको बांटेंगे हम 1:1 के रेशियो में, एंड वी आर डन विद 5,000। उसके बाद दोस्तों 21st क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर वासु, ओल्ड पार्टनर परेश एंड प्रणव had debtors 6,20,000 का, प्रोविजन है मेरे पास 20,000 का। एज पर टर्म्स ऑफ एडमिशन एसेट्स वर रिवैल्यूड एंड इट वाज फाउंड दैट 15,000 के डेटर्स जो है वो बैड हो गए हैं और हेंस मुझे उसको राइट ऑफ करना है बेटा, जर्नल एंट्री पास करना है। लड्डू सा पॉइंट है बेटा, 20 का प्रोविजन है, 15,000 के बैड डेट हैं, तो बैड डेट राइट ऑफ होंगे प्रोविजन के मदद से। आइए जरा एंट्री एक बार जरा करके देख लेते हैं। सुनो, पहले बैड डेट की एंट्री क्या होगी? बैड डेट टू डेटर 15,000 15,000, और उसके बाद इस बैड डेट को हम रिकवर करेंगे प्रोविजन से, राइट ऑफ करेंगे प्रोविजन से। एंट्री क्या होगी? प्रोविजन टू बैड डेट्स 15,000 15,000। काम खत्म दोस्तों, बस हमें ये आंसर देखना है। ए अरे वाह, ये तो ए ही है। ठीक है, बी सी डी सबके सब अलग है, मतलब अब क्या बताऊं, ये रहा हमने जो सोल्यूशन करा था और ए ही ऑप्शन दे रखा है। इसके जगह ऐसे भी हो सकता था, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स भी एंट्री हो सकती थी 15,000 15,000। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया, बैड डेट से बैड डेट कट गया, तो एंट्री इज प्रोविजन टू डेटर, ये सब चीज आप समझ सकते हैं। तो ये एंट्री भी हो सकती थी, बट स्टिल हमने तो जो बोला भैया वही एंट्री है। कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर ये बाय चांस 25,000 का होता, अगर ये 15,000 की जगह 25,000 का होता तो क्या होता सर? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बैड डेट टू डेटर 25-25, दूसरी एंट्री होती बेटा बैड डेट आपका क्रेडिट हो गया 25 से, प्रोविजन से रिकवर करेंगे आप 20 और रिवैल्यूएशन से रिकवर करेंगे 10,000, सॉरी 5,000 रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो जो भी केस आए, कॉन्सेप्ट पता है, हर चीज क्रैक की जा सकती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, 22nd क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये तो यार मैंने इकोनॉमिक्स में देखा है, असर्शंस और रीजंस के क्वेश्चंस पहली बार हमारे अकाउंट्स में पहला क्वेश्चन है ये जो मैं असर्शन एंड रीजन का देखने जा रहा हूं दोस्तों। तो विश्मिलक, और आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। कुछ भी नहीं होता, आपको असर्शन एक लाइन दे रखी है, रीजन एक, अब दिमाग मत लगाइए, असर्शन वाली लाइन पढ़ो, रीजन वाली लाइन पढ़ो, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, टेंशन मत लो। असर्शन कहता है ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यार ये तो ट्रू है। रीजन कहता है रिजर्व्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, रिजर्व्स जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। यार ये तो फॉल्स है, रिजर्व जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, बस ये देख लो, ट्रू असर्शन है, रीजन फॉल है। ए इज करेक्ट, बी इज रॉन्ग, ए इज द आंसर। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं जरा। ए एंड आर आर करेक्ट, गलत जवाब है। ए इज रॉन्ग, गलत है क्योंकि ए तो ट्रू है। और अगला है बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, ये भी गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज ए। बस
टेंशन नहीं लेना, बच्चे पागल हो जाते सर असर्शन रीजन पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं है भाई, लड्डू है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरे पास अनुभव, शगुन एंड पुलकित। अच्छा जी, ए एस और पी हमारे पास पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट लॉस दे रखा है 2:2:1। दे डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट्स टू 5:3:2। ठीक है, पहली बार, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं दोस्तों, अभी तक मैंने इस पेपर को देखा ही नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। ठीक है, कई लोग जो हैं वो पूरा का पूरा एक बार सॉल्व करके बैठते हैं और फिर बच्चों के सामने सॉल्व करते हैं, उससे वो तो फेक हुआ बेटा। ये वाला पूरा का पूरा पेपर मैं पहली बार देख रहा हूं दोस्तों, आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ। ठीक है, तो बस जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं आपको उस तरीके से सोचना है बस। ऑन दैट डेट डेबिट बैलेंस आपको दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 30,000 रुपए का। भाई डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको। ठीक है, वैसे जब नॉर्मल केस होता है तो आपको बताया हुआ है दोस्तों, गेन डेबिट सैक्रिफाइस होता है कि गेन आपका डेबिट होगा, सैक्रिफाइस क्रेडिट होगा। लेकिन यार अगर आपका लॉस है बेटा, डेबिट बैलेंस ऑफ पेनल तो एक टाइप का लॉस है, तो क्या होगा, सैक्रिफाइस डेबिट गेन होगा इस केस में। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस के लिए होता है, ये डेबिट बैलेंस के लिए होता है, मतलब बेसिकली लॉसेस के लिए होता है। appearing in the balance sheet, partners decided to pass an adjustment entry। ठीक है, तो भाई सैक्रिफाइस मेड होता है बेटा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए की बात कर लेते हैं जरा, 2/5 माइनस 5/10, इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 1/10 का गेन आएगा। और अगर आप एस की बात करें, 2/5 माइनस 3/10, ये आएगा 1/10 का सैक्रिफाइस। ऑब्वियसली बात है, पी का 1/5 2/10, तो पी का कुछ भी नहीं आएगा। अब वैसे तो गेन डेबिट सैक्रिफाइस होता है, लेकिन डेबिट बैलेंस है तो सैक्रिफाइस डेबिट गेन, तो एंट्री वुड बी एस टू ए, और कितना, 30,000 का 1/10 मतलब कि 3,000। S2 है, बस S2 एंट्री ढूंढ लो। शगुन विल बी डेबिटेड एंड अनुभव विल बी क्रेडिटेड। वेल, ये तो सब में पहला ही ऑप्शन दे रहा है यार। दूसरे वाले में पुलकित को कर रहा है, पुलकित तो आएगा ही नहीं। तीसरे वाले में 30,000 दे रखा है, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अमाउंट 3,000 से आएगा। चौथा वाला भी गलत है, आंसर इज ए। आगे दोस्तों आइए बढ़ते हैं। उसके बाद ए बी सी आपके पास पार्टनर्स हैं। पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो 8% पर एनम का दे रखा है। बी जो है विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। भाई बिगिनिंग मिडिल एंड याद है, 6.5 6.5 वाला टाइम पीरियड लगता है, तो मिडिल में कितना लगेगा, 6 महीने लगेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको 4,800 का, आपको मंथली ड्राइंग्स बतानी है। अच्छा, मंथली ड्राइंग्स बतानी है, तो जो नहीं दे रखा उसको एक्स मान लो। मंथली ड्राइंग्स हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 12, प्रिंसिपल हो गया। रेट दे रखा है आपको 8%, टाइम दे रखा है आपको 6/12 इज इक्वल टू 4,800। मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, 12 से 12 कट गया, 4,800 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 6, 8 6 48, इससे ये कट गया 100 इंटू 100, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट दोस्तों, 10,000 इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे नहीं लगता बेटे इसमें से किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही होगी, सारे के सारे लड्डू से पॉइंट चल रहे हैं, एक एक मिनट में मैं सारे के सारे पॉइंट्स कर रहा हूं, तो मैं मानता हूं कि आप भी 1 से लेकर 1.5 मिनट में सारे पॉइंट्स कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा। अब है बलविंदर, आपके पास पार्टनर्स हैं, 3:1 हमारी रेशियो है। उसके बाद दे रखा है नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,25,000। पार्टनरशिप डीड कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 15,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रखा है 6,000 4,000। अब है कमीशन 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्स, मतलब वो जो एंड में जो प्रॉफिट जो बचता है ना पार्टनर्स में, उसका 10%। इसका मतलब क्या है कि सारे खर्चे माइनस कर देने हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये लो बेटा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात कर रहा है वो। मेरे पास P&L के नाम से आ जाएगा 1,25,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से आ जाएगा A का 15 B का 10, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से आ जाएगा A का 6 B का 4। उसके बाद अभय को 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट आपको मिलना है। ठीक है जी, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे कमीशन की अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो ये होगा 10/110 मल्टीप्लाइड बाय जो भी प्रॉफिट है। और कितना प्रॉफिट है इसका, टोटल है 135। 135 में से 25 माइनस करोगे तो मेरे पास बचता है 110। तो अगर इसे सॉल्व करें तो मेरे पास 10,000 का कमीशन आया है। कमीशन मैं पे करूंगा अभय को 10,000 का, तो प्रॉफिट्स कितने बचे जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 1,00,000 रुपए का।
ठीक है, बहुत आसान चीजें हैं दोस्तों, जेन्युइनली बता रहा हूं, बहुत आसान चीजें हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा है, कॉन्सेप्ट को पकड़ रखा है तो। नहीं तो बेटा बड़ी दिक्कत वाली बात है। आई बिलीव इसमें जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसने अब तक वीडियो बंद कर दी होगी, मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको पढ़ना है उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 26 दोस्तों, ये फिर से असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। भाई चलो ठीक है, पहले पॉइंट पढ़ लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ट्रू है मेरे भाई। रीजन की बात करते हैं जरा। इट इज रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सो दैट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म कैन बी रिफ्लेक्टेड। भैया बिल्कुल ट्रू है, तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है ना यार। पहला पॉइंट है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। यार ये बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरे पढ़ लेते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। ना गलत है। अब देखिए दोस्तों, दोनों के दोनों सही हैं और ए का रीजन आर है, ठीक है, तो इसलिए आंसर ए है मेरे पास। ए और बी दोनों करेक्ट है और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। बिल्कुल सही भाई। क्यों करते हैं रिवैल्यूएशन? ताकि हम लोग जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू दिखा सकें। बिल्कुल सही बात है। तो यस दिस इज करेक्ट, बाकी सब कुछ इनकरेक्ट है। दिस ऑब्वियसली इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 27th क्वेश्चन। आई बिलीव कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। अगर दिक्कत परेशानी हो रही है दोस्तों तो एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। जो भी दिक्कत परेशानी है उसको हम लोग जरूर ट्राई करेंगे कि उसको हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अपार लिमिटेड फोरफिटेड 4000 शेयर्स 20 रुपीज के हिसाब से फुल्ली कॉल्ड अप दे रखा है, ऑन विच एप्लीकेशन मनी ऑफ 6 हैज बीन पेड। आउट ऑफ दीज 2000 को आपने री इशू कर दिया है, 8000 रुपए आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं। आपको बताने की किस रेट में आपने शेयर्स को री इशू करा। ओ भाई सब मजेदार क्वेश्चन है। अब सुनिए, 20 रुपए का शेयर है, फुल्ली पेड, फुल्ली कॉल्ड अप है, बंदे ने सिर्फ 6 रुपए दिए, मतलब बंदे ने दिए हैं 6 रुपए दिए हैं, मतलब 14 रुपए नहीं दिए, और उसके बाद मैंने शेयर्स को फोरफिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको बताऊं कि 4000 के मेरे पास कितने रुपए आए होंगे, 4000 इंटू 6 मतलब 24,000 रुपए अब तक मेरे पास शेयर फोरफीचर की बात करूं तो 24,000 रुपए आए होंगे मेरे पास, जिसमें से मैं बेटा 2000 को रीइश्यू कर रहा हूं, तो 2000 के पड़ते हैं 12,000 रुपए। ठीक है, और मैंने इसमें से 8,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में, 8,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो यार एक बात बताओ, शेयर फोरफीचर में से मैं यूज्ड माइनस करता हूं तब जाके कैपिटल रिजर्व में वाला अमाउंट आता है। जितने बच्चों ने शेयर्स पढ़ रखा है उनको पता होगा। तो एक बात बताइए, यूज कितने करे हैं मैंने? 4000 रुपए यूज करे होंगे, राइट, 4000 यूज करे होंगे। यार एक बात बताओ, 2000 शेयर्स के लिए अगर मैं 4000 रुपए यूज कर रहा हूं तो हर शेयर के लिए मैंने 4000 अपॉन 2000 मतलब कि मैं 2 रुपए यूज कर रहा हूं। 20 रुपए के शेयर के लिए अगर मैं 2 रुपए यूज कर रहा हूं तो मैंने शेयर्स को कितने का री इशू करा होगा? 18 रुपए का। क्लियर है दोस्तों? जिसको अगर देखो सुनो, शेयर्स की पढ़ाई करी है तो ही समझ आएगा, शेयर्स की पढ़ाई नहीं करी है तो पहले शेयर्स की पढ़ाई करके आओ। हम लोगों ने फोरफीचर की और रीइश्यू की हम लोगों ने वीडियोस जो बना रखी है उसको देखो, और फिर उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए दोस्तों। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। आइए दोस्तों 28th क्वेश्चन की बात करते हैं जरा। तो अब आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको दिक्कत है थोड़ी सी वीडियो को पीछे लेके जाकर दोबारा देखिए, और अगर शेयर्स कर रखा तो दोबारा देखना, नहीं तो कोई सेंस नहीं बनता दोस्तों। 28th क्वेश्चन, which of the following statement is या आर करेक्ट? ठीक है, ऑथराइज कैपिटल कम होता है, भैया ये तो फॉल्स है। ऑथराइज कैपिटल ज्यादा होता है, बराबर होता है, ये एकदम ट्रू है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल कम होता है इशूड से, बिल्कुल ट्रू है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल ज्यादा होता है इशूड से, बिल्कुल फॉल्स है। भैया 2 और 3 करेक्ट है, आंसर इज सी, आंसर इज सी, खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिक्की टॉम जेरी हमारे पास पार्टनर्स हैं, 5:3:2 हमारी रेशियो है। हुआ क्या कि भाई बुक्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट 2,10,000 रुपए का। एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, 60,000 और 40,000 रुपए। बिसाइड सैलरी मिली है 60,000 ईच की। ओके, क्वेश्चन पढ़ते ही दोस्तों एक चीज दिमाग में आ गई कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, क्योंकि सुनो 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 मेरी बात सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है? 80, 60 और 40, और सैलरियां मिलनी है 60 और 60। टोटल कितना हो गया भाई? ये हो गया 1 लाख,
ये हो गया 2 लाख, ओ भाई साहब 3 लाख के आसपास का टोटल रेम्यूनरेशन है, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट ही अगर देखूं मैं 2,10,000, दिस इज अ केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केसेस में पैसा बटता है। मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या रेशियो है, मैं नहीं बता रहा, पहले कमेंट सेक्शन में लिख कर आओ। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में पैसा किस रेशियो में बटता है, लिख दिया ना कमेंट सेक्शन में, चलिए रेम्यूनरेशन रेशियो में, ठीक है, किसमें। और स्कूल वाले क्या बताते हैं, कैपिटल रेशियो। अब स्कूल वालों को दिखाओ ये वाला क्वेश्चन और बोलो भाई साहब कि कहां कैपिटल रेशियो दे रखे, कुछ भी पागल बनाए जा रहे हो आप हमारा। ठीक है दोस्तों, रेम्यूनरेशन रेशियो बढ़ता है। मैं इतने साल से 2014 से पढ़ा तो खैर 2010 से रहा हूं, लेकिन 2014 से मैं बच्चों को रेम्यूनरेशन रेशियो बता रहा हूं। स्कूल वाले कैपिटल रेशियो बताते, क्योंकि टीएस ग्रेवाल में एक जगह एक क्वेश्चन है उसमें कैपिटल रेशियो में हो रहा, तो कैपिटल रेशियो बताते। कैपिटल रेशियो इज द रॉन्ग आंसर दोस्तों, एंड रेम्यूनरेशन रेशियो इज द राइट आंसर। तो आइए एम, टी और जे को रेम्यूनरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं सर। इनकी 80,000, 60,000 और 40,000। किस किस को, मिक्की और टॉम को, मिक्की को 60 मिलेंगे, टॉम को 60 मिलेंगे, टोटल हो गया 140, 120 और 40। रेशियो की अगर बात करी जाए तो 7:6:2। भैया ऐसी कोई रेशियो सी, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई, रटवा तो कोई भी देगा, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहित had been allotted 600 shares by Govinda on pro rata basis, which had issued 2 shares for every 3 applied। अच्छा, गोविंदा को अलॉट हुए हैं 600 शेयर्स, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, और ये बंदा प्रो राटा 3:2 कैटेगरी वाला है। He had paid ₹3 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, बंदे ने एप्लीकेशन के 3 रुपए भिजवा रखे हैं, एंड कुड नॉट पे 5 रुपए ऑन अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बंदा 5 रुपए नहीं भिजवा पाया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू नॉट येट मेड, 2 रुपए अब तक मेड नहीं करे हैं। उसके शेयर्स फोरफिट करें, आपको एंट्री पास करनी है। अच्छा, यहाँ पर फोरफिट हो गया, ठीक है दोस्तों। फोरफीचर की एंट्री पास करनी बड़ी आसान है, एंट्री दे रखी, अमाउंट भर दे। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा बेटा, 600 × 8। आप में से जितने बच्चों को नहीं आता, फोरफीचर और रेशियो की वीडियो मैंने आपको बताया था, आई बटन में अवेलेबल है, जाइए देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है दोस्तों, 600 × 8। शेयर फोरफीचर कितना आएगा भैया, प्रोराटा है तो यहाँ पर आएगा 900 × 3, और फिर बचा हुआ पैसा जो है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा। तो कितना ये है 4,800, ये है 2,700, तो कितने बचे 2,100। तो 4,800, 2,700, 2,100, आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सारी चीजें बहुत बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। और ये लो भाई, आ गया एक और assertion and reason। आगे बढ़ते हैं। In the case of shares issued on pro rata basis, excess money at the time of application could not be utilized on can be utilized till allotment only। बेटा ये false है, ये false है। ये कहता है कि सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज हो सकता है, क्या आगे यूज ही नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा, अगर क्वेश्चन में गिवन हो आगे जा सकते हैं शेयर्स, तो शेयर्स आगे जा सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो मुझे रिफंड करना होता है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ये कह रहा है सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज कर सकते हैं, नहीं, फर्स्ट कॉल में जा सकते हैं। उसके बाद कंपनी हैड टू पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% टुवर्ड्स द कॉल्स इफ एनी। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। तो ऊपर वाला फॉल्स है, नीचे वाला ट्रू है। आइए जरा समझते हैं। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत है। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये गलत है। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, ये गलत है। ए इज फॉल्स, बी आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ये बिल्कुल सही है। डी पॉइंट है। समझ गया कैसे करना है? चिल मारना है, चिल मारना। अरे हट जा भाई, सिलेक्ट ऑल। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी, अभी दोस्तों समझ गए हो कि क्या सीन है। एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन, साथ में थोड़ा सा मोटिवेशन का ज्ञान भी दे रहा हूं, थोड़ा सा इधर उधर की बातें भी कर रहा हूं दोस्तों। ऐसे करना है चैंप तरीके से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा। अजय विनोद पार्टनर्स है हमारे पास, 3:2 रेशियो है। फिक्स कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 4 लाख रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स, अच्छा फिक्स कैपिटल दे रखा तो ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी, ठीक है। It was observed that interest on capital was agreed 5% but was erroneously provided at the rate 10%। भाई 5% का इंटरेस्ट था, मैंने गलती से 10% दे दिया। By what amount Ajay's account will be affected? जब मैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा, यार करना पड़ेगा ये तो। अजय विनोद फर्म डेबिट क्रेडिट
डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, यहीं पर जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छा आइए जरा समझते हैं। 5% देना था लेकिन गलती से मैंने 10 दे दिया, तो 5 वापस ले लो, तो 15,000 डेबिट हो जाएगा, 20,000 डेबिट हो जाएगा, फर्म में 35,000 क्रेडिट हो जाएगा, और फिर ये 35 35 35, ए और बी में रेशियो दे रखे 3:2, 35 डेबिट होगा तो ये है मेरे पास 21 14 15 21 20 14, 6 का क्रेडिट 6 का डेबिट। आइए भैया ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, 6 का तो एक ही है, अजय अजय विल बी क्रेडिटेड, अजय विल बी क्रेडिटेड। ओ भाई बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एमसीक्यू, बच्चे कहते हैं एमसीक्यू एमसीक्यू करके चले जाएंगे, कर लो एमसीक्यू एमसीक्यू, क्या उखाड़ लोगे, नहीं उखाड़ पाओगे कुछ। प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट पकड़ो, मैं बता रहा हूँ, किताब खत्म कर दो तब जाके कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, धक्के खाते रहोगे फिर। 33rd क्वेश्चन दोस्तों, विष्णु लिमिटेड forfeited 20 shares of ₹10 each, ₹8 called up, जिसमें से जॉन ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट ₹5 का पे कर रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ₹5 का पे कर रखा है। 20 मेरे पास शेयर्स हैं, और फर्स्ट कॉल मतलब ₹3 नहीं भिजवाए, ये भिजवा दिया, ये नहीं भिजवाए, और 2 अब तक मैंने मंगवाए ही नहीं है। इसमें से मैंने 15 शेयर्स रीइश्यू कर दिया पार्कर को ₹6 का, इसमें से ये फोरफिट हो गया। इसमें से 15 शेयर्स मैंने रीइश्यू कर दिए ₹6 का, फुल्ली पेड अप। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फोरफीचर आफ्टर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? अच्छा जी, कुछ भी नहीं, बड़ा आसान है दोस्तों। वैसे शेयर फोरफीचर कितना बैलेंस होना चाहिए था? 20 × 5, 15 शेयर रीइश्यू हो गए तो बचा कितना? 5 × 5 ₹25। कहीं यहां पर यूट्यूबर्स, टीचर्स, बेकार के लोग पता क्या करते हैं, वो बच्चों को कहते बेटा पूरी एंट्री पास करो, बेटा एंट्री पास करो, एंट्री पास करो, एंट्री पास करो, एंट्री। अरे पागल हो क्या, क्यों एंट्री पास करो, क्यों बच्चों से मेहनत करवा रहे हो? अरे स्मार्ट वर्क करवाओ ना यार, स्मार्ट वर्क वाला क्वेश्चन है ये। 15 शेयर्स के या तो पैसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गए होंगे, या तो पैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे, तो बचे कितने हुए होंगे? 5 शेयर्स के ₹5, ₹25, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34th क्वेश्चन, Newfound Limited took over business of old land and paid for it by issue of 30,000 equity shares of ₹10 each at par along with उत्तरी। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं भाई। न्यू फाउंड ने क्या करा कि एक बिजनेस टेक ओवर, मुझे क्या करना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अच्छा समझ गया क्या किस टाइप का क्वेश्चन है कि भैया एक न्यू फाउंड लिमिटेड है, उसने ओल्ड लैंड लिमिटेड को उसने पे कर रहा है, वो इस तरीके से। अच्छा कैसे पे कर रहा है? इक्विटी शेयर से पे कर रहा है ₹30,100 के हिसाब से एट पार, ठीक है। 6% प्रेफरेंस शेयर, 6% का कोई रोल नहीं है। प्रेफरेंस शेयर पे कर रहा है ₹1 करोड़ के। ओ भाई साहब, लॉकडाउन के जमाने पे 1 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स 5% के प्रीमियम पे, तो इसका इंटू 1.05, 5% का प्रीमियम, और चेक पे कर रहा है 8 लाख का, तो बैंक के थ्रू जा रहे हैं मेरे पास ₹8 लाख। ठीक है, आपको टोटल परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है, तो पहले वाले का है 30 लाख प्लस 105 लाख प्लस 8 लाख, टोटल करोगे 143 लाख। यही होना चाहिए आंसर, कहां है ये रहा, 143 लाख, 1,43,00,000। आगे बढ़े, भयंकर क्वेश्चन लग रहा था ना, लड्डू है भाई। आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल में उसमें है, क्या कहते हैं, इलस्ट्रेशंस में है। ठीक है, आइए। ए एंड बी पार्टनर्स है, 3:2 रेशियो है, सी को एडमिट किया। अच्छा ये अच्छा पॉइंट है बेटा। सी वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि सी का शेयर कितना है। सी का शेयर अगर एक्स है तो उसका 1/4, सी का शेयर अगर एक्स है तो उसका 1/4 ये लेता है ए से, तो इसका मतलब वो अपने शेयर का 3/4 लेता है बी से। मानते हो नहीं मानते? वो ए का 1/4 नहीं ले रहा, वो अपने शेयर का 1/4 ले रहा है ए से, तो अपने शेयर का 3/4 वो लेगा, अपने शेयर का 3/4 लेगा वो बी से। इतनी बात मानते हो? और बी गिव कर रहा है 3/16, तो मतलब
x इंटू 3/4 इज इक्वल टू 3/16 है। x की वैल्यू आ गई 3/16 इंटू 4/3, आपने सॉल्व किया 1/4, x की वैल्यू आ गई है 1/4, इसका मतलब शेयर ऑफ सी कितना है 1/4। तो आई बिलीव दोस्तों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन में अगर कुछ देखना हो थोड़ा सा ट्यूटोरियल पीछे ले जाके दोबारा देखिए, पॉइंट क्या, बस इतना बता देता हूं। ये अपने शेयर का 1/4 ए से ले रहा है, तो अपने शेयर का 3/4 बी से लेगा। बी का सेक्रीफाइस 3/16 है, तो एक्स की वैल्यू आ गई है 1/4, तो सी का शेयर है 1/4। कृष्णा लिमिटेड इश्यूड कैपिटल ऑफ 20 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के हिसाब से, अब तक सिर्फ 8 रुपए मैंने मंगवाए हैं। एंटायर पैसा मिल गया है, 4 रुपए नहीं मिले 800 लोगों से, 3 रुपए नहीं मिले 500 लोगों से। व्हाट विल बी अपीयर इन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप इन द बैलेंस शीट। अच्छा, ये आंसर है सर। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं स्मार्ट हूं बेटे, मैंने स्मार्टली सोचा, आप भी स्मार्टली सोचो। सुनो, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये सारा का सारा पैसा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा। जिसको बैलेंस शीट आती है शेयर्स वाली सिर्फ वो समझ सकता है, बस सारा पैसा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 20 लाख इंटू 8 जाएगा, जिसका टोटल ही बनता है 1.60 करोड़। और उसमें मेरे पास कुछ कॉल्स इन एरियर्स हैं, 800 इंटू 4 वाले और 500 इंटू 3 वाले। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 1,60,00,000 से कुछ कम वैल्यू होगी। पहले वाले में दे रखा 2 करोड़, 1,95,00,000, 1,99,00,000, तो ऑब्वियसली आंसर है सी। आप देख रहे हो, स्मार्टनेस चाहिए जिंदगी में, आगे बढ़ने के लिए स्मार्टनेस चाहिए दोस्तों। ठीक है, और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इतना मैं आपको क्लियरली बता दूं, एमसीक्यूज को क्रैक करने के लिए सिर्फ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता होने चाहिए, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस करने आने चाहिए आपको। उसके बाद एमसीक्यूज की बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आज हमें क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 55 तक करने, 19 क्वेश्चंस हैं। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है हमारे पास, हालांकि 37 क्वेश्चन तो एक अनसीन पैसेज जैसा है, तो पहले भाई हमें अनसीन पैसेज पढ़ना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन में आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो इस अनसीन पैसेज में 2 क्वेश्चन है, 37, 38, और अगले वाले में 3 क्वेश्चन है। तो इन 5 में से कोई मुझे 4 क्वेश्चन करने हैं यार, हम तो पांचों के पांचों करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। Bright Star Limited is engaged in manufacturing of high-end medical equipments. Considering the prospects of high growth in the segment, the company has decided to expand, and for this purpose, additional investment of भाई साहब 50 करोड़, बड़ी कंपनी है यार, 50 करोड़ रुपए is required. Directors have decided that 20% would be financed through raising loans और बैलेंस थ्रू इक्विटी शेयर। अच्छा, मतलब डेट से होगा 10 करोड़ रुपए और इक्विटी से हमें चाहिए भाई 40 करोड़। ठीक है, एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, द फेस वैल्यू जो है वो आपकी 100 रुपए की होगी। ठीक है, ऑल्सो कंसिडरिंग द मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, दीज शेयर्स वुड बी इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अच्छा, 25% के प्रीमियम पे, तो मेरा जो इशू प्राइस हुआ है दोस्तों वो है 125 रुपए का। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है और मैं अभी भी बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो सैंपल पेपर है मैं भी पहली बार ही देख रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि भैया मैं कर करके बैठा हूं और फिर मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं फर्स्ट रिएक्शन दिखाना चाहता हूं दोस्तों आपको कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। अगर पहले से पढ़ लिया तो क्या फायदा, फिर क्या फायदा, आंसर की डाल दो सीधा अपने वेबसाइट में। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि सोच कैसी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू इशू सफिशिएंट शेयर्स टू कलेक्ट द डिजायर्ड अमाउंट। अच्छा भाई, इक्विटी शेयर्स, भाई हमें जो है 40 करोड़ के इक्विटी शेयर्स इशू नहीं करने, हमें 40 करोड़ के शेयर्स इशू करने हैं, जिससे टोटल कंसिडरेशन जो आया है हमारे पास इंक्लूडिंग प्रीमियम वो 40 करोड़ बनना चाहिए। ठीक है, तो आसान है, ये कुछ ज्यादा इशू वाली बात नहीं है। मैं बता देता हूं कि आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने हैं, वैसे ही बता देता हूं। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेबल अपॉन इशू प्राइस। अमाउंट आपको चाहिए 40 करोड़ अपॉन इशू प्राइस आपका बनता है 125 रुपए का। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास
32 लाख शेयर्स आ जाएंगे, आपको 32 लाख शेयर्स इशू करने। वैसे थोड़ी थोड़ी सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अभी आपको 32 लाख शेयर्स इशू करने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं जरा। द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड टू द पब्लिक, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2 लाख शेयर्स। अच्छा, इशू 2 लाख शेयर से ओवर सब्सक्राइब हो गया और उनको हमने लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, मतलब हमने उनको रिजेक्ट कर दिया है। जिसको शेयर्स आते हैं दोस्तों वो बच्चा तो इसे समझ पा रहा है, जिसको शेयर्स नहीं आते या जिससे शेयर्स की सिर्फ एंट्रीज रटी हुई हैं, बाउंसर जा रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं जरा। आंसर बिलो, आंसर द बिलो मेंशन्ड क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट कलेक्टेड ऑन एप्लीकेशन। यार एप्लीकेशन में टोटल कितने पैसे कलेक्ट हुए, मेरी बात सुनो। 32 लाख मुझे शेयर्स इशू करने थे, ठीक है, अभी अभी कैलकुलेट किया, 2 लाख शेयर से ओवर सब्सक्राइब हो गया, तो कुल मिलाकर मेरे पास 34 लाख शेयर्स आए और हर शेयर की जो वैल्यू है वो 125 रुपए। तो मेरे पास 34 लाख इंटू 125, मतलब मेरे पास आए होंगे 42 करोड़ 50 लाख रुपीस। ठीक है दोस्तों, 34 लाख इंटू 125 इज 42 करोड़ 50 लाख। इसलिए इतनी जल्दी बता दिया दोस्तों क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड ऊपर वाले की देन से थोड़ी सी अच्छी है दोस्तों, तो मैं आराम से ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, तो 34 लाख मल्टीप्लाइड बाय 125, बस कैलकुलेशन स्पीड अच्छी रखिएगा और उसके लिए आपको कैलकुलेटर्स और मोबाइल फोन्स अवॉइड करने हैं दोस्तों, साइड रख दो भाई पढ़ते टाइम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर इशू बाय ब्राइट्स लिमिटेड। आंसर ऑब्वियसली इज 32 लाख। याद है ना, अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये जो 32 लाख था, तो 32 लाख इज द राइट आंसर। तो देख रहे हो आप, कॉन्सेप्ट पता है, आप कुछ भी कर सकते हो। यार कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, बाउंसर जाएगा या यॉर्कर जाएगा बेटे। ठीक है, गुड लेंथ में बॉल नहीं आएगी। जो क्रिकेट फैंस है वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 41 करना है मुझे। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रखी है, आइए जरा समझते हैं क्या है ये। 1 सितंबर 2020 को 20 छात्रों ने सोचा कि चल भाई हमें पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं बी सेफ के नाम से फॉर सेलिंग सैनिटाइजर्स ऑन डिजिटल मोड। ठीक है, सिंस दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर, they were not having any explicit agreement in place, मतलब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं, नॉट हैविंग एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड नहीं है अगर, तो आपको पता है 5 पॉइंट्स वगैरह। ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव इन्वेस्टेड 15,000 ईच एज कैपिटल। बुक्स जो है आप 31 मार्च को क्लोज कर रहे हैं। सबसे देखने लायक चीज है दोस्तों, 1 सितंबर से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक का है। बच्चों को ये लगता है कि 12 महीने का साल है, नहीं दोस्तों, ये है सिर्फ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सिर्फ 7 मंथ्स का ईयर है ये। ठीक है, बस ये याद रखना दोस्तों। आपको फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखा है सेल ऑफ सैनिटाइजर। अच्छा, मैं एक बार देख लूं मुझे कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, उसके बाद रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ठीक है, और उसके बाद चलिए एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए दोस्तों जरा एक छोटा सा मैं काम करता हूं। मैं आपके सामने, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा पीएनएल अकाउंट है और ये मेरी बैलेंस सॉरी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ चीजें भरता जाऊंगा क्योंकि सबसे पहले मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोला गया, तो देख लेते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा स्पेसिमेन बना रखा है। सेल ऑफ सैनिटाइजर 1,20,000, तो यहाँ पर आ गया 1,20,000। ठीक है, आई बिलीव आप लोग समझ पा रहे हो, ट्रिपल जीरोस मैंने गायब कर दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 50,000 दे रखा है, तो ट्रेडिंग में आ जाएगा 50,000। अब एक चीज बता देता हूं मैं आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, बस आपको याद दिलवा रहा हूं। टोटल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स 2,000 रुपीज पर मंथ। यार टोटल रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स दे रखा और 2,000 ईच नहीं दे रखा, 2,000 दे रखा। कई बच्चों को लगता है कि सर 2,000 हर इंसान को मिल रहा है, नहीं, इमोशनल मत हो। ठीक है यार, 1,20,000 की टोटल सेल, आप हर इंसान को 2,000 पर मंथ दोगे तो कंपनी लुट जाएगी भाई, पार्टनरशिप लुट जाएगी। तो यहां पर आएगा मेरे पास 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 महीना था, तो ये आ गया है मेरे पास 14,000, तो मैंने यहाँ पर 14 लिख दिया। ठीक है, रेम्यूनरेशन पेड टू द पार्टनर्स। रेंट पेड टू अ पार्टनर 1,000 पर मंथ, तो ऑब्वियसली बात है रेंट पेबल, मैंने आपको बताया था 3 खर्चे, एक तो होता है रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, याद है, जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, जो जो मतलब मेरे से लाइव क्लास वगैरह लेते हैं, अगर याद आया तो एक बार यस लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर हमें याद आ गया, और अगर याद नहीं आया ना तो पिटाई होगी बहुत। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर्स कमीशन, ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास।
तो 7,000 रुपीज पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, मैनेजर्स कमीशन 5,000 का है तो 5,000 रुपए भी पीएनएल में ही चला जाएगा क्योंकि मैनेजर्स कमीशन है। अगला मुझे दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, आपको 9,000 दे रखा है। अब मैं बताऊं, कई बच्चे यहां पर क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे 9,000 पर, मुझे पता था ऐसा कुछ पॉइंट आने वाला है। कई बच्चे यहां पर डाल देंगे क्लोजिंग स्टॉक 9,000। भाइयों और बहनों, ये गलत है क्योंकि सीओजीएस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी माइनस हो रखा है। कई बच्चे यहाँ पर 9,000 डाल के आंसर गलत कर देंगे, फिर कहेंगे सर यार छोटी सी गलती हो गई। भाई गलत है ये, ठीक है, 9,000 नहीं जाएगा। अभी लॉजिक क्लियर है क्योंकि सीओजीएस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगला मुझे दे रखा है 6% फिक्स डिपॉजिट्स आपको दे रखे हैं जो आपने साल के अंत में मेड करे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इसका कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलना। अगर इंटरेस्ट मिलता तो आप यहां पे इंटरेस्ट के नाम से डाल देते, लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने साल के अंत में इसे इन्वेस्ट किया है। अब देख रहे हो दोस्तों गहराई। ये किसी बच्चे ने नहीं करा होगा, आई एम वेरी श्योर। ये मेरे किसी स्टूडेंट ने नहीं करा, मैंने कभी क्लास में नहीं करवाया, लेकिन अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है, अगर आपने 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़ी है, आप इसे क्रैक कर सकते हो। नहीं पढ़ी ना बेटा तो क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप समझो, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझिए दोस्तों। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। जरा सबसे पहले कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अच्छा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन मतलब यहां से जो यहां पे ट्रांसफर होता है वो वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना बड़ा आसान तो है। 120 में से 50 माइनस करोगे, 70 का मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया 70। 70 में से मैं 12 माइनस करूंगा, आंसर इज ऑब्वियसली 58,000। That's it. Next question, please. On 31st March, remuneration paid to the partners will be provided to the partners of Be Safe, but only out of. अच्छा. Answer is profit from the accounting year. आप रिजर्व्स में से प्रॉफिट नहीं दे सकते, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से नहीं दे सकते, गुडविल में से नहीं दे सकते, आप सिर्फ एक जगह से दे सकते हैं, एंड दैट इज इस साल के प्रॉफिट में से। और हमने पहले भी एक लास्ट ट्यूटोरियल में, इससे पहले भी एक जो क्वेश्चन करा था हमने, वहां पर भी हम लोगों ने रेम्यूनरेशन रेशियो के बारे में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं जरा। उसके बाद 1 दिसंबर को भैया एक इंसान ने, एक पार्टनर ने क्या करा कि उसने एडिशनल कैपिटल लगाया 30,000 रुपए का, लोन लगाया 40,000 रुपए का। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट द पार्टनर विल रिसीव फॉर द करंट ईयर। अरे भाई 40,000, देखो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं मिलता, डीड नहीं थी, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% के हिसाब से, तो 40,000 का 6% 1 दिसंबर को दिया है तो 4 महीने के लिए। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 800 रुपए। 800 रुपए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कर दिया है 3 से 4 मिनट में खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं जरा, मतलब क्वेश्चन थोड़ा एनालाइज भी करा है हमने, लेकिन 3-4 मिनट में रफली खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया भाई, मुबारक हो जी, पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 का मतलब है अब हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब है कि बैलेंस शीट वगैरह का जो भी पॉइंट है, जो बेसिकली थियरी है जो सेकंड बुक में, और अकाउंटिंग रेशियोज के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आइए जरा समझते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, आपको असर्शन और रीजंस के क्वेश्चंस है। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है यार, बहुत आसान होते हैं। आइए समझते हैं जरा। बस आपको दोनों पॉइंट्स पढ़ने हैं, देखना है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। आपको दे रखा है द फोकस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस। ट्रू, बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म होता है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज रिक्वायर्ड टू असर्टेन द लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स एंड अर्जेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। ट्रू, दोनों ट्रू है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। बेसिकली शॉर्ट टर्म चीजों के साथ डील करता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो यही दोनों पॉइंट्स है, दोनों के दोनों ट्रू हैं। आइए जरा समझते हैं। बोथ ए and R are true, but R is not the correct explanation. But R is not the correct explanation of working capital. ठीक है, देखते हैं। अगला पॉइंट दे रखा है both A and R are true. अच्छा, दोनों में A and R are true and R is the correct explanation of A. अगला मुझे दे रखा है both A and R are false, और D दे रखा है A is false, B is true. और दोस्तों भाइयों और बहनों, इसका आंसर इज बी। देखो जी, पहला और दूसरा दोनों के दोनों ट्रू है, और लेकिन ऊपर वाले में दे रखा है इट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। अरे भाई गलत है, इट इज डेफिनेटली द एक्सप्लेनेशन यार, यही तो है दोनों पॉइंट। तो देखो समझो,
वर्किंग कैपिटल रिवॉल्व्स अराउंड मैनेजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और ऑपरेटिंग साइकिल की ही तो एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ऑपरेटिंग साइकिल आपको बताता है कि आपके पास कितनी लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स और अर्जेंसी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज है। तो दिस इज ऑब्वियसली द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। असर्शन रीजन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको क्रैक कर पाएंगे। 42nd भी हो गया है। 43rd की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? भाई साहब ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है और एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आता है, ठीक है। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। और ट्रेडिशनल रेशियो में आता है जो भी आपके पीएनएल के रेशियोज हैं, जो भी आपकी बैलेंस शीट के रेशियोज हैं, और जो भी आपके कॉम्पोजिट रेशियोज। कॉम्पोजिट का मतलब होता है इन दोनों को मिक्स करते हुए। देखिए ये वाली जो रेशियोज है ना, वो भी कुछ कुछ इन्हीं से डिराइव होती हैं, लेकिन ये मॉडर्न अप्रोच है हमारे पास, और ये हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच है। इतनी गहराई से पढ़ाई करनी है। बच्चों ने सोचा कि करंट रेशियो को रट्टा मार लेते, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मेरा काम बन जाएगा। बना क्या अभी काम? दोस्तों पढ़ाई को गहराई से लेना है। बहुत अच्छा मूव है ये एमसीक्यूज का। इससे जो रटने वाले जो टीचर्स हैं और जो रटने वाले जो बच्चे हैं, दोनों पिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और इस लेवल तक अगर आप पहुंच गए, इसका मतलब है कि आपके अंदर पढ़ाई करने की जिज्ञासा तो है कम से कम, ठीक है दोस्तों। तो यही पॉइंट है मेरे पास। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताना है तो ऑब्वियसली आंसर इज नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 5। बस देख लेते हैं 2, 3, 5, दैट्स इट। ए इज द करेक्ट आंसर। 43rd का ए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियोज आर प्राइमरली मेजर्स रिस्क। यार 4 बताए थे मैंने आपको, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिट, एक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये 4 बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिस्क मेजर करता है? अच्छा एक मिनट, यहां पर एफिशिएंसी दे रखा है यार। एफिशिएंसी तो कोई रेशियो नहीं होती, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर आपको दे रखा है सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, तो बी तो आंसर नहीं है। लिक्विडिटी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, डी इज द करेक्ट आंसर। एक्टिविटी रेशियोज आपकी वर्किंग बताता है। एक्टिविटी रेशियोज डील्स विद सेल्स आपकी कैसी चल रही है, तो वो आपका रिस्क नहीं बताता, वो आपका काम बताता है कि आपका लेवल क्या चल रहा है काम का। और बाकी सारे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी ये बताता है कि आपका बिजनेस कितने रिस्क में है। सो ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है यार। ये सब थियरी है और ये सब आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आप रट के चले जाओ काम पता चल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है देखते हैं जरा। A ratio is arithmetic relationship of one number to one another, ये ट्रू है एकदम। अगला है लिक्विडिटी रेशियो ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट, बिल्कुल सही है। आइडल रेशियो ऑफ करंट रेशियो इज 1:1, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कितना होता है 2:1 होता है, और 1:1 किसका होता है? लिक्विड रेशियो का होता है, ठीक है। डेट इक्विटी रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन आउटसाइडर्स फंड्स एंड शेयर होल्डर्स फंड्स, एकदम सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। आइए जरा देख लेते हैं। ओनली 1, 2 एंड 4, आंसर इज बी। इतना आसान जिसको कॉन्सेप्ट पता है, इतना मुश्किल जिसे कॉन्सेप्ट नहीं पता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 46th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ वर्टिकल एनालिसिस? ओ भाई साहब, अब है वर्टिकल एनालिसिस वर्सेस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। सुनिए, वर्टिकल एनालिसिस का मतलब होता है जो एनालिसिस ऐसे चलती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है जो एनालिसिस ऐसे चलती है, ठीक है। एक बात समझिए, अगर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट को देखो तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट 2019 को 2020 से कंपेयर करता है, हाँ के ना? तो वो क्या है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, जैसे करंट एसेट्स दे रखा है मुझे 5, फिक्स्ड एसेट्स मुझे दे रखा है 15, टोटल दे रखा है 20, तो मैं इसको 100 मानता हूं, तो ये कितना हुआ मेरे पास 25, ये कितना हुआ मेरे पास 75, ऐसा ही होता है। तो वो क्या ऐसे चल रहा है दोस्तों? यस पक्का। तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉमन साइज है वो मेरा वर्टिकल है, वेयर एज कंपैरेटिव मेरा
हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। क्वेश्चन बोलता है कि भाई वर्टिकल कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें सेकंड आंसर है वो तो आंसर है ही नहीं, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अब पॉइंट है कि ओनली 3, सिर्फ यही है या फिर 1 एंड 3। दोस्तों रेशियो एनालिसिस भी एक टाइप का आपका वर्टिकल एनालिसिस ही है, हेंस द आंसर इज बी। और रेशियो एनालिसिस क्यों है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है कि आप जैसे रेशियोज क्या होता है भाई, x:y ऐसे करके कुछ होता है ना, तो वो आपस में एक दूसरे को रिलेट कर रहा है ना, इसीलिए उसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस ही कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या समझना है आपको, रेशियो एनालिसिस और जो आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट है वो आपका वर्टिकल एनालिसिस है, वेयर एज जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझना है, रटोगे 15 मिनट में भूल जाओगे, समझोगे जिंदगी भर याद रहेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा। 47वें क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बैलेंस शीट्स में हेडिंग्स को और सब हेडिंग्स की आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। ठीक है, तो यार ये ना ऐसे करते हैं कि सारे के सारे मत करो, इतना दिमाग मत लगाओ। ठीक है, सबसे पहले देखो लूज टूल्स इनमें से कौन सा है, लूज टूल्स है इनमें से इन्वेंट्रीज। ठीक है, लूज टूल्स है इन्वेंट्रीज, तो फर्स्ट का आंसर डी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। मेरे पास क्या बचा है, केवल मेरे पास बी और सी बचे होंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये कॉमन आंसर बता रहा है, पहला वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, बस ये दोनों अलग है ना, सिर्फ आप इन दोनों को फोकस करो। दिस इज हाउ यू विल सेव योर टाइम बेटा। ठीक है, डेटर्स जो हैं, सॉरी डिबेंचर्स जो हैं वो आपके क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये आपका फोर्थ आपका सी है, आंसर इज बी। दैट्स इट। ऐसे ऐसे टाइम बचाना है, बस टाइम बचाना है बेटा। ठीक है, नंबर 48, which ratio indicates the proportion of assets financed out of shareholders fund? आंसर इस प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। जो मेरे से पढ़ते हैं दोस्तों, मतलब आई एम वेरी सॉरी, मैं वैसे बार बार जो बोल रहा हूं, बट स्टिल यार ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस कर रखी हैं बेटा, बहुत बार क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर रखी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बस बोल देता हूं मैं कि जो मेरे से पढ़ते हैं उनको पता है। आई बिलीव ये बाकी जितने मेरे यूट्यूब के जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबको भी पता है ये सारी चीजें, बट स्टिल ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो भाई। आगे बढ़ते हैं जरा। अब आ गए हम लोग पार्ट 2 के सेक्शन बी में, जो बेसिकली हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, 7 में से मुझे 6 करने हैं, लेकिन हम तो भैया सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। आइए दोस्तों समझते हैं। टोटल एसेट्स है मेरे पास, सॉरी टोटल सेल्स है मेरे पास 2,50,000 का। क्रेडिट सेल्स आर 25% ऑफ कैश सेल्स। आपको बतानी क्रेडिट सेल्स कितनी है। ठीक है, बड़ा आसान है दोस्तों भैया। क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं, क्रेडिट सेल इज 0.25 ऑफ कैश सेल्स, यही मतलब है। क्रेडिट सेल इज 25% ऑफ कैश सेल्स, का मतलब क्रेडिट सेल इज 0.25 ऑफ कैश सेल्स। तो क्रेडिट प्लस कैश इज इक्वल टू टोटल सेल्स है 2,50,000 रुपए, और क्रेडिट क्या बोल रखा है 0.25 कैश। तो 0.25 कैश प्लस कैश इज इक्वल टू 2,50,000। 1.25 कैश सेल्स इज 2,50,000 रुपए। तो कैश सेल्स की वैल्यू आ गई है 2,50,000 अपॉन 1.25, दैट इज 2,00,000 रुपए। 2,00,000 रुपए की कैश सेल्स आ गई, तो भाई क्रेडिट सेल्स कितने की हो गई, 50,000। ठीक है दोस्तों, आसान लगा, पक्का बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कई बच्चे कह रहे होंगे कि सर कुछ ना कुछ तो यार ट्विस्ट आएगा, अब तो कुछ ना कुछ मुश्किल आएगा। दोस्तों कुछ मुश्किल ही नहीं है, पूरी सीरीज हमने देखी अभी तक, इतने क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, आप लोगों बड़ा आसान चल रहा है दोस्तों, राइट। आगे बढ़ते हैं 50th क्वेश्चन। उसके बाद what will be the amount of gross profit of the firm if its average inventory 80,000 है, inventory turnover ratio आपको 6 times दे रखा है, and selling price is 25% above cost। अच्छा यार मुझे तो इतना पता है बस कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। 6 इज इक्वल टू COGS अपॉन 80,000, तो COGS की वैल्यू आ गई है 4,80,000 रुपए। और आपको दे रखा सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, कुछ भी नहीं, 25% ऑफ कॉस्ट बोल रहा है बेटा, इसका 25% कैलकुलेट कर दो, 1,20,000। ये रहा आंसर। चलते हैं आगे, जिस पॉइंट में दिक्कत है एक बार ट्यूटोरियल को पीछे ले जाकर दोबारा देख सकते हो, लड्डू पॉइंट्स चल रहे हैं। ये बोर्ड में पेपर आ जाए, यकीन मानो पूरे स्कोर कर लोगे, पूरे में से पूरे। ठीक है, तो अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता दोस्तों
ठीक है, कॉन्सेप्ट में पकड़ो दोस्तों और प्रैक्टिस करो दोनों की, थियोरी की भी, न्यूमेरिकल की भी और एमसीक्यूज की भी और फुल फ्लेज क्वेश्चंस की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। ठीक है, when all the comparative figures in the balance sheet are stated as percentage of total, it is horizontal। अच्छा अच्छा, एक मिनट, जब सब कुछ परसेंटेज ऑफ टोटल दे रखा है, इसका मतलब है कि ये कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात कर रहा है। और कॉमन साइज बेटा क्या होता है, वो तो वर्टिकल होता है ना। अभी अभी मैं जरा ऊपर ले जाके दिखाऊंगा आपको भी, हमने क्या पढ़ा था, कॉमन साइज जो होता है वो तो मेरा वर्टिकल होता है। ठीक है, ओके, यहां पर बोल रहा है कॉमन साइज हॉरिजॉन्टल है। ओ भाई, ये तो एकदम कतई फॉल्स है, ये तो फॉल्स है यार। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेवरल ईयर्स आर एनालाइज्ड, दैट इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, वर्टिकल। भैया ये भी फॉल्स है यार। अगला है वर्टिकल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। भाई ये भी फॉल्स है, क्योंकि वर्टिकल टाइम को कौन रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल वाला रिप्रेजेंट करता है, राइट। अलग अलग टाइम पीरियड्स को हॉरिजॉन्टल करता है ना, तो ये भी तो यार सब के सब फॉल्स हैं, तो ऑल 3 ABC आर फॉल्स। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा यार। आगे बढ़ते हैं। 52nd क्वेश्चन, असर्शन रीजन सबसे आसान, लड्डू होते हैं बेटा, मैं भी डर गया था सबसे पहले तो यार, पता नहीं क्या है, बहुत लड्डू है। आइए समझते हैं। Increase the value of closing stock increases profit. Increasing the value of closing stock increases profit. True? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप खुद सोच के देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पर सेल्स आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, ओपनिंग स्टॉक सब आता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा ही ना। बिल्कुल ट्रू है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूसेस सीओजीएस। बिल्कुल, सीओजीएस का फॉर्मूले में माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, अगर आप ये बढ़ा दोगे तो उससे सीओजीएस आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल ट्रू, ये भी ट्रू है दोस्तों। ठीक है, दोनों ट्रू है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओ भाई, अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज नॉट द, बी गलत है, ए सही है, क्योंकि भाई सही है, खत्म बात। ठीक है दोस्तों, आ रही है बात समझ, क्योंकि सेल्स में से मैं सीओजीएस माइनस करता हूं तब जाके प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो अगर सीओजीएस बढ़ गया तो प्रॉफिट भी मेरा बढ़ जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 53, एक और असर्शन एंड रीजन का सवाल। क्वेश्चन बोलता है हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स फेवरेबल पोजीशन। अ हाई ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स फेवरेबल पोजीशन। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है दोस्तों। और फॉल्स क्यों है दोस्तों, बात समझिएगा जरा ध्यान से। हाई ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हाई ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब है कि मेरा खर्चा ज्यादा है। वो फेवरेबल है, अनफेवरेबल है? बहुत अनफेवरेबल है भाई। ठीक है, दूसरा दे रखा है हाई ऑपरेटिंग रेशियो लीव्स हायर मार्जिन टू मीट ऑपरेटिंग। यार ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है यार। तो आंसर इज, पहला नहीं हो सकता, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। दूसरा नहीं हो सकता, बोथ ए एंड, यार सी है, सी है, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। ऑब्वियस सी बात है, ए और आर दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 54th क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 54th क्वेश्चन, करंट रेशियो ऑफ ADAAR, आधार लिमिटेड इज 2.5:1। अकाउंटेंट वांट्स कि इसको 2:1 कर दे। फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल, आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सुनो भाई, अभी रेशियो इज 2:1, आपको करना है उसे 2.5:1। 2:1 को आपको बनाना, 2.5:1 को आपको बनाना है 2:1। ठीक है, ये करने के लिए आपको या तो करंट एसेट्स को सिर्फ माइनस करना पड़ेगा, या तो आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों के दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लेते हैं अभी मेरे पास 2,50,000 है और नीचे मेरे पास 1,00,000 है। ठीक है, तो या तो मुझे 50,000 से माइनस करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2,00,000 और 1,00,000, 2:1। या मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूं कि अगर मैं इन दोनों को 50-50 हजार से बढ़ा दूं तो मेरे पास हो जाएगा 3,00,000 और 1,50,000, और ये भी क्या आता है, 2:1। ठीक है, तो या तो मुझे करंट एसेट्स को घटाना है सिर्फ, या तो मुझे दोनों करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को बढ़ाना है। लॉजिक समझ आ रही है ना दोस्तों आपको? बहुत इंपॉर्टेंट है लॉजिक समझना, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्लास में मैंने ये सारी चीजें आपको। आइए समझते हैं। वी कैन रीपे बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को रीपे करने से करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों कम हो जाएंगे। गलत जवाब है ये।
ही कैन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदने से स्टॉक बढ़ेगा, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। सही जवाब है ये। ही कैन टेक शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन लेने से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ेंगे। सही जवाब है ये। आंसर इज 2 and 3, ओनली 2 and 3, आंसर इज डी। ठीक है। 55th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर। ओए होए होए, इतनी लंबी जर्नी थी भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सैंपल पेपर दोस्तों। अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 months. It has accounts receivable of 1 lakh, out of which 60,000 has a maturity period of 11 months. अच्छा, 1 लाख के अकाउंट रिसीवेबल थे जिसमें से 60,000 की मेच्योरिटी पीरियड 11 महीने है। आपको हाउ विल यू प्रेजेंट इट इन द बैलेंस शीट? अरे भाई, क्वेश्चन वाला ना पागल बना रहा है ये पॉइंट देकर कि 8 महीने है, वो आपको 8 महीने और 11 महीने को रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसको बोल भाई ये इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। 1 लाख को आप करंट एसेट्स की तरह शो करेंगे, बिकॉज करंट एसेट्स का मतलब ऐसे एसेट्स जो जिसकी मेच्योरिटी लाइफ 1 साल से कम की होती है। तो 8 मंथ्स का कोई लॉजिक ही नहीं है, 11 मंथ्स का सिर्फ आपको फोकस करना है। तो 1 लाख विल बी सीन एज अ करंट एसेट। सो हियर वी आर दोस्तों, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया और हम लोगों ने पूरा पेपर समझा के मैंने डिस्कस करा है। ठीक है दोस्तों, पूरा का पूरा पेपर मेरा भी फर्स्ट टाइम था, भी मैंने भी पेपर देखा था और आप लोगों के सामने मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस ही रखना चाहता था। दूसरे टीचरों की तरह, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह ऐसा नहीं कि पहले पूरा पेपर रट्टा मार लो और उसके बाद आपको बताओ। मैंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस दोस्तों आपके सामने रखा है। काफ़ी सारी ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ बता रखा है। भाई अब आपके हाथ में, जल्दी से, बहुत जल्दी से पेपर्स सॉल्व करिए। जितने एमसीक्यूज मिल रहे हैं सॉल्व करो, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं सॉल्व करो, और जल्दी से यार जब मार्क्स अच्छे लाओगे ना तो मिठाई का डिब्बा भी जरा घर भिजवा देना। ठीक है दोस्तों, अरिहंत पढ़ाकू में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स ने अपने जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, हर चीज़ अरिहंत पढ़ाकू में आपको मिल जाएगी दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।